हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सोशल डुअलिज्म। तो बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। जिस हिसाब से आपने लिखना है पेपर में, उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डुअलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय अ डच इकोनॉमिस्ट जे एच बोइक। तो ये सोशल डुअलिज्म की थ्योरी है, वो बोइक ने दी थी। ये बात आपको याद रखनी है। ही बेस्ड हिज थ्योरी ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडोनेशियन इकोनॉमी। उन्होंने जो इंडोनेशिया है उसकी इकोनॉमी को स्टडी किया था और उसकी स्टडी को करते हुए ये थ्योरी डेवलप की थी। प्रोफेसर बोइक ओपाइंड दैट social dualism is the characteristic feature of not only the Indonesian economy but all less developed economies या least developed economies of the world। उन्होंने जब इंडोनेशियन इकोनॉमी को स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर ये डुअलिज्म नहीं है, बाकी बल्कि जितनी भी सारी जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उन सब में डुअलिज्म पाया जाता है। ठीक है, सोशल डुअलिज्म पाया जाता है। प्रोफेसर बोइक इज ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल डुअलिज्म हैज प्रूव टू बी अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द लीस्ट डेवलप कंट्रीज और लेस डेवलप कंट्रीज। तो बेसिकली वो ये मानते थे सोशल डुअलिज्म की वजह से ही इन जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज या लेस डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो है ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ये सोशल डुअलिज्म एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, एक परेशानी बनी हुई है जिसकी वजह से इन कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो एक डेफिनेशन भी लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोइक, social dualism is the clashing of an imported social system with an indigenous social system of another style। इसका मतलब है दो टाइप की सोसाइटीज होती हैं, दो टाइप के सोशल सिस्टम्स होते हैं। एक तो इंपोर्टेड सोशल सिस्टम है, ठीक है, जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है, और एक ट्रेडिशनल या इंडिजिनस सोशल सिस्टम है। अब आपने देखा होगा कि लेस डेवलप कंट्रीज में कुछ लोग तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह खाते पीते हैं और उन्हीं की तरह रहन सहन रखा हुआ है, और दूसरे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से या उस कंट्री में जैसे आम लोग रहते हैं वैसे रहते हैं। तो बेसिकली ये सोशल डुअलिज्म बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें एक लोग तो इंपोर्टेड सोशल सिस्टम की तरह मतलब अपना काम कर रहे हैं और जी रहे हैं, और दूसरे लोग ट्रेडिशनल या इंडिजिनस या लोकल तरीके से अपना जो है सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली द इंपोर्टेड सोशल सिस्टम इज हाई कैपिटलिज्म। तो बेसिकली जो बाहर से सिस्टम इंपोर्ट किया हुआ है और जो बाहर से सिस्टम इंपोर्ट किया हुआ है वो एक हाई कैपिटलिज्म की एग्जांपल है, हाई कैपिटलिज्म के तरीके से काम करता है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको अच्छे से जानना है कैपिटलिज्म क्या होता है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट दे सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो फिर आ जाता है प्रोफेसर बोइक uses east and west as different expression for the underdeveloped or dual economies and the developed capitalist economies। तो प्रोफेसर बोइक ने दो वर्ड्स यूज किए हैं। ईस्ट जो वर्ड यूज किया गया ईस्टर्न कंट्रीज के लिए जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज मानी जाती हैं, और वेस्ट जो यूज किया गया वो डेवलप कंट्रीज के लिए यूज किया गया। Underdeveloped economies, that is, economies of the East, are generally underdeveloped economies or underdeveloped countries। ठीक है, UDCs मतलब underdeveloped countries and UDEs मतलब underdeveloped economies। Coexistence of two diverse social orders is the principal property of such economies। वो कहते हैं कि जो ईस्टर्न इकोनॉमीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप इकोनॉमीज है, इसमें जो सोशल डुअलिज्म है ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। Social dualism, thus, is a kind of social disintegration caused by the rise of capitalism in the least developed countries या less developed economies। तो इन टाइप की इकोनॉमीज में जो सोशल डिसइंटीग्रेशन है, मतलब सोसाइटी में इंटीग्रेशन नहीं है, एक टाइप की नहीं है, अलग अलग टाइप के सिस्टम है और उनमें लगातार क्लैशेस होते रहते हैं। ये मार्क्स ने भी कहा था, कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। ठीक है, दिस integration points out to the conflict between the imported social order and the indigenous social order ऑफ द अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज। तो बेसिकली हमेशा इसमें कंफ्लिक्ट और क्लैशिंग चलती रहती है। जो बाहर से सिस्टम आया है जिसको हम कैपिटलिज्म कहेंगे और जो लोकल सिस्टम है उसके बीच में लगातार क्लैशिंग चलती रहती है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद आ जाता है फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डुअलिज्म। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल या मेन फीचर्स ऑफ सोशल डुअलिज्म। सबसे पहला आ जाता है लिमिटेड नीड्स। इसमें यह कहा गया है कि जो लोकल सिस्टम है, जो इंडिजिनस सिस्टम है, उसमें लोगों की जो नीड्स होती हैं वो काफी लिमिटेड होती हैं, वो प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं है। मगर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो तो प्रॉफिट के पीछे भागेगी। समझ की बात। जो दूसरी इकोनॉमी, लिमिटेड नीड्स ऑफ द पीपल इज द फॉरमोस्ट
प्रॉपर्टी ऑफ द डुअल इकोनॉमीज। तो इस टाइप के सिस्टम में उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं उनकी जो नीड्स होती हैं वो काफी लिमिटेड होती हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है भाई इतना बहुत है हमारे लिए, ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा। समझ की बात, इस टाइप की थिंकिंग उनकी होती है, ऐसा इनका मानना है। समझ की बात। बल्कि इसको क्रिटिसिज्म में थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी हम कवर करेंगे इस टॉपिक को, जब इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। एक्सचेंज इज लिमिटेड एंड देयर इज लिमिटेड यूज ऑफ मनी। जो एक्सचेंज होता है, हमने कोई चीज बना ली, उसको जो खरीद बेच कर रहे हैं, वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, वो काफी लिमिटेड है। और जो मनी है उसका यूज काफी लिमिटेड होता है। प्रोडक्शन इज लार्जली फॉर सेल्फ सब्सिस्टेंस। प्रोडक्शन ज्यादातर की जाती है कि हम उस चीज को खुद इस्तेमाल करें। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें ट्रेडिशनल और वास्ट सेक्टर है, तो ज्यादातर अपने खुद के लिए सामान बनाता है, घर के यूज के लिए, जिसको सब्सिस्टेंस यूज भी कहा जाता है या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड वांट्स, क्योंकि वांट्स लिमिटेड है, देयर इज नो कंपल्शन और मोटिवेशन टू वर्क मोर। क्योंकि उनकी जो वांट्स है वो लिमिटेड है, तो उनकी कोई मोटिवेशन नहीं होगी कि हम और अच्छा काम करें और ज्यादा कमाएं। समझ की बात। पीपल आर देयरफॉर कंटेंटेड विद द लिमिटेड मीन्स और मनी इनकम्स। तो लोगों की तसल्ली हो जाती है कि भाई हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने बहुत है। एज सुन एज पीपल अर्न सफिशिएंट मनी income to fulfill their limited needs, people start preferring leisure of work। बेसिकली क्योंकि लोगों की नीड्स लिमिटेड है, वो कहते हैं जितना पैसा कमा लिया इतना बहुत है हमारे लिए, तो वो अपनी जो लाइफ है उसको लेजर के लिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। समझ की बात। प्रेफर करते हैं लेजर टू वर्क, मतलब काम को कम प्रेफर करते हैं और लेजर टाइम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। द सप्लाई curve of the labor is generally backward bending या backward sloping in these economies। सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग मतलब इस टाइप की होती है कि शुरू शुरू में तो लेबर के बढ़ने, मतलब वेजेस के बढ़ने से वो लेबर अपनी ज्यादा देते हैं, मगर कहते हैं इससे ज्यादा कमा के क्या फायदा, उससे ज्यादा वेजेस बढ़ती हैं, तो वो सप्लाई ऑफ लेबर बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई अब लेजर टाइम ज्यादा करो, लेबर कम करो। समझ गई बात। This implies that in response to rise in wages beyond a particular point, एक particular point से ज्यादा, जो कि ये point है, इससे ज्यादा wages बढ़ जाएंगी, the supply of labor starts diminishing। जो supply of labor है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से कम लेबर अवेलेबल होगी, rather than increasing। क्योंकि लोग कहेंगे यार जितना कमा लिया उतना बहुत है आज के लिए, अब इतना बहुत है, तो वो लेजर के लिए टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे और लेबर के लिए कम करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नीड्स। जो सामाजिक नीड्स है, समाज है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे आप विलेजेस में चले जाओ, तो जो सामाजिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज्यादा डिस्कशन की जाती है और पैसे पैसे की बातें कम होती हैं। मगर दूसरी तरफ जब आप किसी शहर में चले जाते हो जो एडवांस्ड है, डेवलप्ड सेक्टर है, उसमें जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा, जैसे मेरे पास कई लोग बड़ी बड़ी सिटीज से आते हैं। खैर मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूँ, वो भी एक अच्छी सिटी है। तो जब कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, तो उनकी मेन बातें क्या होती हैं, उनकी सोशल नीड्स की जो बातें हैं वो कम होती हैं। भाई पैकेज क्या है, पैकेज क्या है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी ऐसी बातें वहां पे ज्यादा चलती हैं। समझ गए बात। तो इन डुअल इकोनॉमीज पीपल अटैच मोर इंपॉर्टेंस टू देयर सोशल नीड्स। सामाजिक नीड्स और सोशल नीड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सोशल पर्सपेक्टिव इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द नेशनल पर्सपेक्टिव। उनका मेन मकसद सोशल पर्सपेक्टिव होता है, नेशनल पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस सोशल पर्सपेक्टिव को दी जाती है। इन अदर वर्ड्स, social value of the goods of social value of the goods is of more importance than their economic value। तो बेसिकली उनकी जो गुड्स हैं, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सोशल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बनस्बत या एज कंपेयर टू उनकी इकोनॉमिक वैल्यू। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। इस टाइप के इकोनॉमी में हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम करना चाहता है। अंडर सोशल डुअलिज्म हाउसहोल्ड्स प्रेफर टू बी सेल्फ सफिशिएंट। वो चाहते हैं कि अब ज्यादातर काम खुद ही कर लें। ठीक है, मतलब बाहर वाले किसी और पे डिपेंडेंस कम कर दे। दैट इज दे वुड डिजायर टू बी एज लेस डिपेंडेंट अपॉन अदर्स एज पॉसिबल फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहेंगे ये चीजें हमें चाहिए, जरूरी मार्केट जाके खरीदनी है, खुद ही घर में बना लो। समझ की बात। अपनी डिपेंडेंस लोगों पे, दूसरों पे कम से कम करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल विलेजेस में अगर आप जाते हो तो उनके खेत होते हैं अपने, वो मतलब खाने पीने का सामान वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं। बहुत कम होते हैं जो मार्केट से सब्जियां खरीद के लेके आते हैं, नहीं तो वो खुद ही उगा लेते हैं। मगर जब हम शहरों में आते हैं तो इवन जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें या फिर धनिया वगैरह, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, सैलेड वगैरह की चीजें, वो हमें मार्केट से ही खरीदनी पड़ती हैं। मगर विलेजेस में वो कहते हैं यार ये मार्केट से क्यों खरीदनी, ये तो घर में ही बन जाएंगी। तो उन्होंने अपनी जो स्मॉल किचन गार्डन्स लगाए होते हैं, उन्हीं में वो अपने कंजम्पशन के लिए सब्जियां ज्यादातर उगा लेते हैं। ठीक है। दस एक्सचेंज
Thus, exchange, monetization and specialization remains dominant in these economies. तो इस टाइप की इकोनॉमीज में जब वो सारा का सारा काम खुद ही करेंगे तो मे बी वो इतना ज़्यादा एक्सचेंज ना कर पाएँ, मार्केट में वो ना बेच पाएँ क्योंकि वो तो अपने लिए कर रहे हैं और मोनेटाइजेशन इन इकोनॉमीज में कम होगी और स्पेशलाइजेशन काफ़ी मतलब खत्म ही होगी, एक टाइप की डोरमेंट रहेगी. प्रोडक्शन इज लार्जली अफेक्टेड इन स्मॉल स्केल विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ज्यादातर प्रोडक्शन जो है स्मॉल स्केल लेवल पे होती है और उस पे जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नहीं यूज होती, सिंपल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से काम किया जाता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव. इस टाइप की इकोनॉमीज में प्रॉफिट मोटिव्स बड़े कम होते हैं. ठीक है, ना के बराबर होते हैं. तो जो ये जो थ्योरी देने वाले हैं इन्होंने तो कहा था कि ना के बराबर होते हैं. जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कहते हैं विलेजेस में भी तो प्रॉफिट चाहिए, ट्रेडिशनल सेक्टर में भी तो प्रॉफिट चाहिए, वो उसकी क्रिटिसिज्म आ जाती है. Yet another feature of the economies of East मतलब जो underdeveloped countries हैं of is that the production is done for the not done for the profit motive. मतलब प्रोडक्शन जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती. Thus the modern theories of business enterprise do not hold good in these economies. जब प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं हो रहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा मकसद ही नहीं है, तो जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स या एंटरप्राइजिंग की जो थ्योरीज हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, जिनका मेन मकसद ये होता है कि प्रोड्यूसर काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो तो अप्लाई ही नहीं ना हुई. Windfall profits and losses are attached greater significance in these economies than the continuous and consistent flow of income. तो इस टाइप की इकोनॉमी में ज्यादा फोकस किया जाता है. एकदम से विंडफॉल प्रॉफिट्स आ जाएं या विंडफॉल लॉसेज आ जाएं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू कि हमें कंटिन्यूस या कंसिस्टेंट इनकम या कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता रहे. देयर इज जनरल लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दीज इकोनॉमीज. इनमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, ज्यादातर लोग छोटे लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बोइक ने कहा था, बोइक एजर्ट्स लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट. तो इन टाइप की इकोनॉमीज में जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज हैं, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं किया जाता. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पीपल अवॉइड अंडरटेकिंग बिजनेस रिस्क. क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो लोग बिजनेस रिस्क लेने को तैयार ही नहीं होंगे. इसलिए जो बिजनेस सेक्टर है या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी लो लेवल पे काम कर रहा होगा और ट्रेडिशनल टेक्निक से काम कर रहा होगा. फेटलिज्म इज प्रेफर टू ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एफर्ट्स. जो फेटलिज्म है, अंधविश्वास है, अड़ियलपंथी जो कह सकते हो अंधविश्वास टाइप है, उसको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है, उसको ज्यादा जो है फेवर की जाती है लोगों के लिए बजाय इसके कि वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स करें. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर. Another feature of the dualistic economy is that labor is unorganized, passive, silent and casual. तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज लेबर है, पैसिव बैठी रहती है, साइलेंट बैठी रहती है और दिहाड़ीदार है, मतलब कोई पक्की नौकरी नहीं है, कैजुअल लेबर है. ठीक है. लेबर इज अनस्किल्ड एंड इमोबाइल. लेबर अनस्किल्ड है, इतनी ज्यादा स्किलफुल नहीं है, तभी तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात हो रही है. और इमोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगी या एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री मूव नहीं कर पाएगी, एक काम से दूसरे काम पे मूव नहीं कर पाएगी, इमोबाइल है. समझ की बात. पीपल हेजिटेट टू लीव देयर होम्स. अपने घर छोड़ के कहीं दूर जाना नहीं चाहते. ड्यू टू इमोबिलिटी लेबर रिमेन्स अनऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स बार्गेनिंग पावर इज वीक. अगर वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे या एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी या फिर एक काम से छोड़ के दूसरे काम पे नहीं जा पाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम रहेगी. उनको जो पुरानी तनख्वाह, लो लेवल ऑफ इनकम्स हैं वही मिलती रहेंगी. पीपल आर ऑर्थोडॉक्स इन देयर आउटलुक एंड पैसिव इन एक्शन. ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुरानी सोच रखते हैं और पैसिव रहते हैं, कुछ मॉडर्न तरीके से करने की नहीं सोचते एकदम से. दे डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव फॉर एनी एडवेंचर. कोई नया तरीका या कोई एडवेंचरस काम करने के लिए तैयार नहीं रहते. वो कहते हैं यार जैसे चल रहा हो वैसे ठीक है. इन कंट्रास्ट पीपल इन वेस्टर्न इकोनॉमीज आर मोर ऑर्गेनाइज. तो वो कहते हैं कि वेस्टर्न जो इकोनॉमीज हैं या कंट्रीज हैं उनमें जो है लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं, डायनेमिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम अपना मतलब पैकेज बढ़ा पाएं या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर पाएं. दे डिस्प्ले देयर इंटरेस्ट इन एवरी टाइप ऑफ एडवेंचर. वो हर एक टाइप की एडवेंचरस काम करते हैं ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो पहले से अच्छी हो जाए. फिर आ जाता है इस क्वेश्चन में आपने लिखना है implications ऑफ सोशल ड्यूलिज्म. कि अगर सोशल ड्यूलिज्म चला तो इसकी implications क्या होंगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे. समझ की बात. इसके मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या फिर होगा क्या इसके बाद. फॉलोइंग आर द implications ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म.
अगर हम सोशल डुअलिज्म को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इम्प्लीकेशन का आ जाता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के, वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज पे वो थ्योरीज वो प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू बोएक इनका मानना था कि भाई यहाँ पे तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते। तो जितनी भी थ्योरी हैं जो ये एज्यूम करके चल रही हैं थ्योरीज के भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव, वो चीज तो अप्लाई नहीं हुई। The difference between the economies of the East and the West is so large that the principles of the West are not applicable in the East. तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज पे मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ द वेस्ट आर जनरली बेस्ड ऑन द अनलिमिटेड वांट्स, extensive use of money and profit motives of the production. None of these features are found in eastern countries. मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होंगी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मनी होगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होगा, ये जो ये सारी चीजें हैं ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें नहीं होते। इसलिए जितने भी प्रिंसिपल्स या थ्योरीज जो डेवलप कंट्रीज के ऊपर लगती हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज के ऊपर काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी होंगे लोग, ठीक है, पेसिमिज्म को फॉलो करेंगे। बोइक्स थ्योरी पुशेस द इकोनॉमीज ऑफ द ईस्ट इनटू द realm ऑफ पेसिमिज्म। तो वो ये सोचते थे कि भाई लोग जब प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं तो पेसिमिस्ट रहेंगे, निराशावादी रहेंगे और ज्यादा कुछ नई चीजें करने को तैयार नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे लोग। नन ऑफ द थ्योरीज ऑफ ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज आर सपोज टू बी एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड सोशली डुअल इकोनॉमीज ऑफ द ईस्ट। तो वही बात कही है कि जो उनकी डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोइक, farmers of the East neither desire nor are capable of adopting developed techniques of the Western counterpart। तो जो भी फार्मर्स हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काम करते हैं वो एकदम जो अमेरिका में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज में एग्रीकल्चर चल रहा है जिस तरीके से, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को थोड़ी ना फॉलो कर पाएंगे। ओनली देयर कन्वेंशनल कन्वेंशनल आना था यहाँ पे, 2 मिनट, कन्वीएन conventional wisdom is found to be more suitable इन दीज इकोनॉमीज। बेसिकली उनकी जो कन्वेंशनल सोच है, उनका जो पुरानी सोच है, उसी को वो आगे रख के काम करेंगे और मॉडर्न टेक्निक्स को इतनी तेजी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिकॉज द रेजिडेंट्स ऑफ दीज इकोनॉमीज आर जनरली एवर्स टू चेंज। एवर्स मतलब एवर्स मतलब अवॉइड करेंगे, समझ की बात। तो जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उनके लोग तो फटाफट से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या जो ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं उनके जो फार्मर्स हैं या लोग हैं इतनी आसानी से चेंज को नहीं आने देंगे। दे डू नॉट ऑप्ट फॉर इम्प्रूव्ड एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। वो नए तरीके से काम इतनी जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी लो रहती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है वो ट्रेडिशनल रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, काफी अच्छे लेवल पे चला जाता है मॉडर्न इकोनॉमीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में। Compared to modern complex organizational structure of the Western economies, one finds only traditional organizational setup in the East. ईस्ट मतलब जो भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, लेस डेवलप कंट्रीज हैं, लेस डेवलप इकोनॉमीज हैं, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है और ट्रेडिशनल सेटअप है। और जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं उनका जो सेटअप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल का जो लेवल है वो काफ़ी हाई फाई है। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस आर नॉट efficiently managed and therefore remain underdeveloped। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है अंडर डेवलप कंट्रीज में वो एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो पाता। परहैप्स द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इट इज द इनसिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास इन दीज इकोनॉमीज। उन्होंने ये कहा था, मैं नहीं ये कह रहा, उन्होंने ये कहा था, ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इन कंट्रीज में, ठीक है। तो इसमें उनका मानना है, बाद में इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो उनका मानना था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो अंडर डेवलप कंट्रीज में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अच्छे से काम नहीं करता और इनएफिशिएंट रहता है और हाई फाई लेवल का नहीं होता, और जो मॉडर्न इकोनॉमीज है उसमें हाई फाई लेवल का होता है ये स्ट्रक्चर। लैक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। there is a lack of technological development in the underdeveloped dual economies of the east। जो ईस्टर्न कंट्रीज या अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ना के बराबर रहती है, समझ की बात। एज एन एंटरप्राइज of the east fails to compete with his western counterparts because the development of modern techniques
इज वेरी एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड देयर मीन्स। तो जब भी ईस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनियां होती हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियों से compete करती हैं, तो वो compete ही नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती और इतना पैसा नहीं होता कि वो मतलब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके काम कर सकें। समझ के बाद कंपटीशन ही नहीं हो पाता उन दोनों का। इसलिए तो जब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूके वगैरह यूरोपियन कंट्रीज हैं, जब उनकी कंपनियां अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, तो वो एकदम आके वहाँ का जो लोकल सेक्टर है उसकी बैंड बजा देती हैं, क्योंकि उनमें वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वो टेक्निक्स नहीं होती काम करने की लोकल कंपनीज के अंदर। ऑल्सो पीपल ऑफ द ईस्टर्न इकोनॉमीज आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सर्ट मोर लेबर फॉर एडिशनल इनकम्स। तो ऐसा भी तो होता है ना कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उसमें लोग कहते हैं यार बस जितना कमा लिया उतना बहुत है, ज्यादा लेबर करके क्या फायदा। मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया था, ठीक है। सो दे आर एवर्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स। नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए वो अवॉइड करते हैं कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना पैसा लगा देंगे, पता नहीं क्या हो, उनके दिमाग में डर रहता है। देयरफॉर दीज इकोनॉमीज रिमेन टू बी बैकवर्ड इकोनॉमीज। इसलिए ये जो इकोनॉमीज हैं वो बैकवर्ड इकोनॉमीज ही रह जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। इस पे अनएम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। प्रोफेसर बोइक पॉइंट्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लीस्ट डेवलप या लेस डेवलप डुअल इकोनॉमीज। दैट इज उन्होंने कहा था एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल वर्कर जो दिहाड़ीदार हैं उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रेगुलर लेबरर्स भी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अर्बन व्हाइट कॉलर जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग रूरल पीपल भी हो जाती है। बोइक इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज is incapable of removing the unemployment because of the limited resources। उनका ये मानना था जो गवर्नमेंट है वो कैपेबल नहीं है कि इन 5 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को वो खत्म कर सके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनकेपेबल है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इज in the east cannot be removed by adopting the theories of employment in the west। जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की थ्योरीज हैं वो इन कंट्रीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इन कंट्रीज में गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं होता। आ जाके क्या करना पड़ता है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है, फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ लेबर। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन डुअल इकोनॉमीज आर कैजुअल वर्कर्स। दिहाड़ीदार वर्कर हैं, परमानेंट वर्कर नहीं है, ठीक है, कैजुअल है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस पॉवर्टी, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी अनपढ़ता है, एंड द एक्यूट सेंस ऑफ फेटलिज्म इन दीज कंट्रीज। इन कंट्रीज में फेटलिज्म भी है, अंधविश्वास है बहुत ज्यादा। फेटलिज्म मतलब कि भाई मेरे बाप ने ये किया मैं भी यही काम करूंगा, इस टाइप के अड़ जाना कि मैं यही काम करूंगा। मतलब जो नेचर होती है लोगों की इस टाइप की इकोनॉमीज में, वो अंधविश्वास या फिर कह सकते हो फेटलिस्ट टाइप की होती है। पीपल आर जनरली इनर्ट एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रोग्रेसिव। कोई प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं रखते। दे एक्सेप्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिंपली एज अ कर्स ऑफ द नेचर एंड सेल्डम स्ट्राइव फॉर बेटर लिविंग। वो कहते हैं कि जो हमारी गरीबी है ये भाई किसी ने बद्दुआ दे दी, ये रब की बद्दुआ है जो हमें लगी हुई है, इस टाइप की थिंकिंग में रहते हैं। और ये सोचते रहते हैं कि भाई किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टूना कर दिया, इस टाइप की सोच में रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि भाई इससे निकलें कैसे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर। बोइक इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेस्टर्न इकोनॉमिक कैन, ये इकोनॉमिक क्या इज ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज आना था यहाँ पे, लुको यहाँ पे मैं वेस्टर्न इकोनॉमीज कह देता हूँ। वेस्टर्न इकोनॉमीज कैन हार्डली ब्रिंग अबाउट एनी इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर इन द ईस्टर्न एरियाज। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि वेस्टर्न इकोनॉमीज कैन हार्डली ब्रिंग, वो वहां पे क्यों लेके आएंगे, वो खुद करो। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो अपने खुद उगाएंगे ना, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर टेक्नोलॉजी या इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर के मीन्स क्यों लेके आएंगे। एनी एफर्ट टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन मे कॉज रेट्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज हैं वहां पे जब भी आप कोई मॉडर्न टेक्निक लाने की कोशिश करते हो तो वो रेट्रोग्रेशन में तो और पीछे चले जाते हैं, वो आपकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। द रीजन बीइंग दैट द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स आर नॉट चेंज। जो फार्मर्स का जो मेंटल एटीट्यूड है वो चेंज ही नहीं होता, कई साल लग जाते हैं, सदियां लग जाते हैं उनको चेंज करने के लिए। इंडिया में भी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो शुरू शुरू में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे, वो तो गवर्नमेंट ने बार बार रिपीटेडली उनको एजुकेट किया, उनको मतलब काफी समझाया और काफी प्रैक्टिकल रिजल्ट सिखाए तो फार्मर्स ने वो फॉलो किए, नहीं तो वो शुरू शुरू में तो फॉलो कर ही नहीं रहे थे। दे फील हेजिटेंट हेजिटेंट
टू एक्सेप्ट न्यू चेंज, नए चेंज को जो है मतलब नई टेक्निक को फॉलो करने के लिए थोड़े झिझकते हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेदर दे स्टिक टू प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पुराने जमाने की टेक्निक को वो कहते हैं भाई हमारे बाप दादों की टेक्निक चल रही है तो इसको फॉलो करना सही रहेगा। Boyk feels that the culture of the villages is totally based on traditionalism and the entire agriculture operation remains traditional and uneconomical। तो बोइक ने यही माना था कि जो ट्रेडिशन पुराने जमाने से चलता रहा उसी से काम करते हैं और जो तरीका है वो ट्रेडिशनल ही रहता है उनका और अनइकोनॉमिकल ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री कैसा ऑपरेट करती है सोशल डुअलिज्म में। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री द अप्रोच ऑफ द ईस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न बिजनेसमैन। जो वेस्टर्न बिजनेस या वेस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, उससे काफी डिफरेंट अप्रोच फॉलो की जाती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलोंग विद द ईस्टर्न लाइंस इज लैकिंग। जैसे मॉडर्न सेक्टर जो क्या कहते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें जो टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं वो टेक्नोलॉजीज नहीं चल रही होती इन टाइप के सेक्टर्स में, समझ की बात। तो मतलब जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनकी भी जो इंडस्ट्रीज होंगी उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो मतलब क्या कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही होंगी, समझ की बात। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन द माइंड्स ऑफ द ईस्टर्न प्रोड्यूसर्स एंड दे फेल टू अडेप्ट देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्शन पैटर्न्स ऑन द वेस्टर्न लाइंस। तो ये उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, कि जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में है वो इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है उनके दिमाग में कि वो चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर पाते, उस तरीके से काम नहीं कर पाते जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में किया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से काम करने का तरीका होता है वो फॉलो नहीं कर पाते। इफ दे इमिटेट वेस्टर्न मेथड्स दे विल मेयरली लूज द कॉम्पिटिटिव क्वालिटीज। अगर उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक्स को या तरीके को फॉलो किया तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और वो कंपटीशन में फेल भी हो सकते हैं उस कंट्री में जो अंडर डेवलप कंट्रीज या ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें उनकी कॉम्पिटिटिव जो क्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाएगी, क्या पता उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाए और वो सर्वाइव ही ना कर पाए। अब आ जाता है इस पूरी की पूरी थ्योरी की क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल ड्यूलिज्म, ठीक है। अब आपको पता है हर एक थ्योरी परफेक्ट तो होती नहीं। फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल डुअलिज्म। नंबर वन, नीड्स आर नॉट लिमिटेड। ये थ्योरी कहती थी कि भाई जो लोगों की नीड्स है वो लिमिटेड रहती हैं। ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल सेक्टर में अंडर डेवलप कंट्रीज के जो ट्रेडिशनल सेक्टर में लोग रहते हैं उनकी नीड्स लिमिटेड होती है, बट ऐसा तो आपको पता नहीं होता। आजकल तो चाहे ट्रेडिशनल सेक्टर में रहे चाहे मॉडर्न सेक्टर में रहे हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज या पैसा जो है अपने पास रखूं, ठीक है। प्रोफेसर हिगिंस राइट्स दैट बोइक्स contention that the people have limited needs in least developed countries is not correct। क्यों? The fact is that the marginal propensity to consume, MPC क्या है? Marginal propensity to consume and import of the people in developing countries is very high। तो बेसिकली जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है, आप अपनी इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में क्या चेंज करते हो वो काफी हाई रहता है। हल्का सा इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन में ज्यादा चेंज आ जाता है। और दूसरी तरफ ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं इसमें लगातार इंपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी नीड्स लिमिटेड कहाँ हुई। As a result, the governments in these countries are always confronted with the problem of meeting growing requirements of the people। और जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें सरकारें गवर्नमेंट्स लगातार इन प्रॉब्लम को झेल रही हैं कि लोगों की जो डिमांड्स हैं नीड्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इवन द नीड्स ऑफ रूरल पीपल इन दीज कंट्रीज आर नॉट लिमिटेड। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी भी नीड्स लिमिटेड नहीं होती। दीज कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड बिकम डाइवर्स ओवर टाइम। तो कई टाइप की नीड्स खड़ी हो जाती हैं और लगातार नीड्स मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो इस बोइक ने अपनी थ्योरी में कहा कि नीड्स लिमिटेड होती हैं वो सरासर गलत है। नेक्स्ट आ जाता है डुअलिज्म इज नॉट पर्टिकुलर टू ईस्टर्न कंट्रीज। सिर्फ ईस्टर्न कंट्रीज में ही है डुअलिज्म और कहीं नहीं है, ठीक है। डुअलिज्म इज नॉट द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इन फैक्ट इट एग्जिस्ट इन बोथ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर आप अमेरिका में चले जाओगे उसमें भी विलेजेस हैं, समझ की बात। इंग्लैंड में चले जाओगे वहां पे भी तो विलेजेस है ना, और एक तरफ ट्रेडिशनल सेक्टर है और उनका एक तरफ मॉडर्न सेक्टर भी है। हिगिंस says that even in the most advanced countries such as Italy, Canada, United States, etc., there are areas where techniques lag behind those of the most advanced sectors and in which standards of economic and social welfare are correspondingly low। अगर आप डेवलप कंट्रीज में भी चले जाओगे वहां पे भी ऐसा ट्रेडिशनल सेक्टर है जहां पे मॉडर्न सेक्टर के हिसाब से स्टैंडर्ड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है जो लो रहती है। इन ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड देयर इज ड्यूलिज्म। सारे के सारे कंट्रियों में ड्यूलिज्म है। अब अमेरिका में भी पिंड है और अमेरिका में भी शहर है, समझ गई ना बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है अनरियलिस्टिक व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लेबर। बोइक्स थ्योरी
takes an unrealistic view of the nature of labor in least developed countries. उनका मानना था, it is wrong to say that labor in these economies is casual and unorganized. तो उनका तो यही मानना था कि जो लेबर है वो अनऑर्गेनाइज होती है और कैजुअल होती है. तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हर एक जो इकोनॉमी है उसमें, हर एक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसमें कैजुअल दिहाड़ीदार लेबर थोड़ा ना. अब अंडर डेवलप कंट्रीज देख लोगे, उसमें सरकारी इंप्लॉयज भी तो होंगे, रेगुलर वर्कर्स भी तो होंगे ना. समझ की बात. In fact, one finds fairly strong trade unions in these countries. तो कई कई underdeveloped countries में तो trade unions अपने आप को organize करती हैं अच्छे से. These endeavor to protect the interest of the workers and promote their welfare. तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आवाज उठाना और उनके वेलफेयर को प्रमोट करना. तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. तो यहाँ पे भी ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है. नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन. Higgins also denounced Boeck's opinion that workers in least developed countries are less mobile and that they do not migrate to urban areas for their rural homelands from their rural homelands. तो उन्होंने ये कहा था जहां पे लेबर बैठा है वहीं पे बैठा रहेगा, चाहे उसे काम मिल रहा है चाहे काम नहीं मिल रहा. मगर हिगिंस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. वो अपनी जमीन को छोड़ के दूर दूर जाते हैं, वहां सेटल होते हैं, काम करते हैं. अब आपने देखा ही इंडिया में क्या होता है कि विलेजेस से निकल के लेबर क्लास या कोई भी क्लास जो है शहरों में आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में और काम करती है. तो अगर ये चीज देखें तो जो बोएक की थ्योरी है वो यहाँ पे थोड़ी मतलब कमजोर महसूस होती है इस पॉइंट पे. इंस्टेड there is a growing evidence of ever increasing urbanization in these countries आना था. ठीक है ना. in लेस डेवलप कंट्रीज कर लेते हैं, इन लेस डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज. तो इन कंट्रीज में लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है. अर्बनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग विलेजेस से निकल के अर्बन सेक्टर शहरों में सेटल होते हैं और शहरों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है. तो ज्यादातर ये देखा जा रहा है. मगर ये जो बोएक है इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि लोग भाई पिंड में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो विलेजेस में ही रहेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है अनलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स. उन्होंने जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं अंडर डेवलप कंट्रीज के या लीस्ट डेवलप कंट्रीज के, थोड़े से अनरिस्टिक है. कौन कौन से? बोइक्स कंटेंशन दैट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स इन लीस्ट या लेस डेवलप्ड डुअल इकोनॉमीज इज आल्सो रॉन्ग. इन फैक्ट सच करेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन टू ऑल द कंट्रीज. चाहे वो डेवलप्ड हों चाहे वो अंडर डेवलप्ड हों, वो हर जगह पाए जाते हैं. कैसे? मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट आर फेयरली कॉमन विद द वेस्ट. तो वो कहते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज में भी और डेवलप कंट्रीज में दोनों में साइमल्टेनियसली पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द टेंडेंसी टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेशन इज कॉमन इन बोथ द डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप कंट्रीज. जब भी इन्फ्लेशन आती है तो लोग, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का लगातार बढ़ना. तो जब भी इन्फ्लेशन आती है तो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं. हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्रीज हो चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो, वहां तो प्रॉफिट के लिए काम होगा ना. तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कॉमन है. ये जरूरी थोड़ा ना है कि प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं होगा अंडर डेवलप कंट्रीज में. लाइकवाइज द टेंडेंसी टू मिनिमाइज रिस्क इज नॉट अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्रीज. ठीक है. तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि मिनिमाइज रिस्क इज नॉट अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक. मतलब सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया, कि रिस्क को मिनिमाइज करना अंडर डेवलप कंट्रीज में भी पाया जाता है और डेवलप कंट्रीज में भी पाया जाता है. इट इज फाउंड इन डेवलप कंट्रीज एज वेल दाउ आर रिलेटिवली लेसर डिग्री. तो बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो रिस्क लवर ज्यादा लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव ज्यादा होते हैं, तो रिस्क लेते हैं ताकि वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें. समझ की बात. बट ये देखा गया है कि रिस्क अवॉइड करना सिर्फ जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है वही नहीं होता, डेवलप इकोनॉमीज में भी पाया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट 6 पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड. इट इज रॉन्ग टू मेंटेन दैट देयर आर limited possibilities of technological development in least developed countries owing to general aversion of the people to adopt new technology. ऐसा मानना गलत है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उसमें या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में लोग रहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना चाहते हैं. अगर अवॉइड करेंगे तो फिर नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी. बट ये जो धारणा है, ये जो व्यू पॉइंट है, ये गलत है. Entrepreneurs in least developed countries have a strong inclination towards new technologies. जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज के, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट कराते हैं ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो. देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ दीज कंट्रीज. इन कंट्रीज में देखा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफी टेक्नोलॉजी यूज होती है जो बाहर से लाई जाती है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी होती है.
ठीक है। हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, एंटरप्रेन्योर्स इन दीज कंट्रीज फाइंड डिफिकल्ट टू स्विच ओवर टू द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जब पैसा कम होगा या अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस या कैपिटल की कमी होगी, पूंजी की कमी होगी, तो वो ये टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। Efforts are made to remove such bottlenecks uh, uh, and adopt new technology as fast as possible। गवर्नमेंट लगातार एफर्ट करती रहती है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को जो है ले सके, काम में ले सके, और नई टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करवा सके। सरकार लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि सस्ते रेटों में, ताकि बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करवाया जा सके। नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है, इग्नोर द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेसिस ऑफ डुअलिज्म। Boyk's analysis of dualism is based on social and traditional aspect of society. Basically, traditional and society के ऊपर ही based है, social perspective के ऊपर based है। Boyk's theory ignores the economic and technical basis of dualism. इन्होंने economic basis या technology के basis को ignore किया है। Technological basis को हमने technical dualism में पढ़ेंगे, जो कि next topic है, जो कि हिगिंस ने दिया है। इट फोकसेज ओनली ऑन द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ डुअलिज्म। तो बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है कि लोग सोसाइटी के ऊपर और कल्चर के ऊपर, डुअलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डुअलिज्म को इग्नोर किया गया है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म इज सर्टेनली मोर सिग्निफिकेंट देन सोशल डुअलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो ये भी बोला गया है कि भाई टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेस डेवलप कंट्रीज के लिए, रादर देन सोशल डुअलिज्म। नेक्स्ट 8 पॉइंट आ जाता है, नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले डिस्कस किया था कि 5 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो बोइक ने बताई हैं, बट उनको सॉल्व कैसे करें वो नहीं बताया। बोइक हैज एक्सप्लेन्ड 5 कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट ही हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कोई सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं। इनफैक्ट ही रिगार्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज एज बियॉन्ड द रीच ऑफ द गवर्नमेंट हेल्प। बेसिकली उन्होंने कहा है गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट का भी हाथ खड़े हैं। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जोर लगा के भी इन टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं कर पाती, बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑलवेज aim at reducing unemployment and poverty through the mechanism of development planning। बट ऐसा नहीं होता। असल जिंदगी में क्या होता है, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे एक प्लानिंग मैकेनिज्म होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो प्लान करता है, इकोनॉमिक फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लगातार वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। The employment policies are formulated to reduce अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। लगातार इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस हिसाब से बनाया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट को लगातार एनहेंस किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को जो है कम से कम किया जाए। इट इज देयरफॉर नॉट कन्विंसिंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अंडर डेवलप कंट्रीज। तो ये कहना भी काफी अजीब होगा कि भाई अंडर डेवलप कंट्रीज में जो सरकारें हैं वो कुछ कर ही नहीं पाती अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 9th पॉइंट, लैक ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी। Boyk points out that the dual character of less developed countries does not allow the application of growth theories or models of the developed economies। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि भाई जितनी भी डेवलप इकोनॉमीज के मॉडल्स या थ्योरीज हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होते, बट ही फेल्स टू ऑफर एनी स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डुअल इकोनॉमीज। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, जो मॉडर्न इकोनॉमीज की थ्योरीज हैं वो तो अप्लाई नहीं होगी, बट कौन सी थ्योरीज अप्लाई होंगी वो भी नहीं बताया। समझ गए ना बात। अब कंक्लूजन करते हैं इस थ्योरी का। इट इज ट्रू दैट डुअलिज्म इज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये हमें पता है कि ये डुअलिज्म काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, खासियत है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। बट ऑन द बेसिस of the above limitations, it can be concluded that this theory does not provide a satisfactory answer to the problems of underdevelopment। ये थ्योरी बताती है कि अंडर डेवलपमेंट है, क्यों है ये तो बताती ही नहीं। समझ की बात। The important problems faced by these countries are that of unemployment and scarcity of capital। इन इकोनॉमीज में, इन कंट्रीज में, लेस डेवलप कंट्रीज में एक तो पैसे की दिक्कत है और अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की दिक्कत है। समझ की बात। द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हैज बीन सॉट बाय हिगिंस थ्रू हिज theory of technical dualism, which is considered an improved version of Boyk's theory। तो इन प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके हिगिंस ने अपनी थ्योरीज में दिए हुए हैं, और जो हिगिंस की थ्योरी है वो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन पाया जाता है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन सोशल डुअलिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा टेक्निकल डुअलिज्म क्या होती है और इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।